हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस पाठशाला। माई सेल्फ सीएस चौधरी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी जो है 9th क्लास की, चैप्टर नंबर 5 नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट 2। और पार्ट 1 पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सीएस पाठशाला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं द ब्रेथ ऑफ लाइफ एयर। जैसा कि एज यू नो सभी जानते हैं, एयर किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, उसे अलाइव रखने के लिए। एंड सेकंड वन इज़, फिर एयर के बारे में ही हम डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे कि जो एयर का कंपोजिशन है वो किन किन गैसेस से मिलकर बना होता है। एंड थर्ड वन इज़ द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल पढ़ेंगे। एंड द मूवमेंट ऑफ एयर, विंड पढ़ेंगे, देन रेन पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम एयर पॉल्यूशन के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है द ब्रेथ ऑफ लाइफ एयर। एज यू नो, जैसा कि अभी बताया मैंने कि कोई भी लिविंग थिंग्स है, जीवित वस्तुएं हैं, भले वो पेड़ पौधे हों या कोई एनिमल्स हो, कोई कीड़े मकोड़े हों, उन सभी को अलाइव रहने के लिए एयर की आवश्यकता होती ही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक नाम दिया गया है द ब्रेथ ऑफ लाइफ, मीन्स जीवन की सांस क्या है, एयर है। एयर को हिंदी में हम अगर बात करें तो कहते हैं वायु। एयर को हम हिंदी में कहेंगे वायु। ओके, अगर हम एयर की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, जैसे कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ते जा रहे होंगे कि जो एयर होती है उसमें कुछ ना कुछ भार उसका होता है, वेट होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वायु जो होती है या एयर जो होती है वो स्थान घेरती है। कोई भी जगह ऐसी नहीं होती है जो जहाँ पर वायु या फिर एयर प्रेजेंट ना हो। अगर कोई ऐसा स्थान जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती है तो उस स्थान को वैक्यूम बोला जाता है। और एयर का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि हम जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर पा रहे हों तो एयर उनके बीच में मीडियम का काम करता है। वो उनके बीच में, जब दो लोगों के बीच में एयर प्रेजेंट है तभी वो एक दूसरे की बातों को सुन पा रहे होते। अगर सपोज़ दो लोगों के बीच में एयर नहीं होती, पहली बात तो अलाइव ही नहीं होते, एंड सेकेंड वन वो एक दूसरे की बातों को सुन नहीं पाते क्योंकि उनके बीच में कोई मीडियम ही नहीं है। क्लियर? तो ये तो एक एयर का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब बात कर लेते हैं जो हमारा आज की वीडियो का सेकंड टॉपिक है, वो है कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर किन किन चीज़ों से या किन किन गैसेस से मिलकर बनी होती है। तो एयर, जैसा कि आपको पता है, हमारे आसपास जो हवा है उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट होती है वो होती है नाइट्रोजन। तो एक इसमें होती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर सिंबल होता है वो होता है N2, और ये होती है 78%। ओके, एंड जो सेकंड नंबर पे जो आती है वो आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एक ओवरऑल अगर हम व्यू देखें तो ये प्रेजेंट होती है 21%। बट क्योंकि एयर पॉल्यूशन या फिर हमारे जो नेचर का एक बैलेंस है वो हमारी ही मानव के द्वारा करे गए कार्यों के कारण ही वो डिसबैलेंस हो गया है, जिस वजह से जो ऑक्सीजन है उसका परसेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। ये ऑलमोस्ट बच गई है 20.8% के अप्रॉक्स में। ये आज की डेट में ये प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। थर्ड वन में जो हमारी गैस आती है वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रेजेंट है 0.03%। क्लियर? और जो बाकी जो बचा 0.07% या 8%, यहाँ पर अदर गैसेस जो बचती हैं वो अदर गैसेस हो जाती हैं। यहाँ पर अदर गैसेस 0.07%, और इस अदर गैसेस में हमारा वाटर वेपर भी आएगा। वाटर वेपर। क्लियर? तो
ये सब मिल कर के क्या किसको बनाते हैं, एयर को बनाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अदर गैसेस लाइक हीलियम है या फिर हमारा आर्गन है, ये सब गैसेस मिल कर के एंड वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प मिल कर के एयर को बनाते हैं। तो ये तो बात हो गई कंपोजिशन ऑफ एयर की। ओके, अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। पहली बात तो एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे ऊपर यानी कि सर के ऊपर जो भी एक ब्लैंकेट है एयर का, एक चादर टाइप की है, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसका क्या रोल होता है क्लाइमेट कंट्रोल में। क्लाइमेट कंट्रोल मतलब जो भी हमारी जलवायु है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, ये इसको कैसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो एयर होती है वो हीट की इंसुलेटर होती है या फिर वीक कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसलिए दिन के टाइम पे जो भी सन से रेज आती हैं या टेम्परेचर जो बढ़ता है वो जो एयर है उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए रात को बहुत ज़्यादा उसमें से टेम्परेचर रिलीज़ भी नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एयर है वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एटमॉस्फेयर के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। अगर देखो सपोज़ आपकी बुक में दिया भी है कि जो मून है वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो और ऑलमोस्ट जो मून की और पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग बराबर है, लेकिन वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण इन द प्रेजेंस ऑफ सन वहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन यू इमेजिन, इस टेम्परेचर पे कोई वहाँ पर रह सकता है? नहीं। और उसी की तरह जब रात होती है, जब सन नहीं प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर वही टेम्परेचर पहुँच जाता है -190 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ठंडा। तो वहाँ पर इस टेम्परेचर तो यहाँ पर कोई कंट्रोल ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पर लाइफ इसलिए पॉसिबल नहीं है। हमारी अर्थ में एक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जो क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अभी का नेक्स्ट टॉपिक है वो है द मूवमेंट ऑफ एयर, विंड। पहली बात, यहाँ पर एक वर्ड आया है एयर, एक वर्ड आया है विंड। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ? एयर और विंड में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हमारे बीच में एयर ब्लो नहीं हो रही है, ओके, लेकिन एयर प्रेजेंट है, तभी आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो पा रही है। लेकिन अगर यही एयर मूव जब करने लगती है, ब्लो होने लगती है, उसमें कोई मूवमेंट आ जाती है, तब उसे हम कहते हैं विंड। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, ओके। तब उस एयर को हम कहेंगे विंड जब उसी विंड की जो एक स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टेरेबल हो जाती है, तब उसे हम कहते हैं स्टॉर्म, ओके। तो क्या बोलेंगे? स्टॉर्म। यानी कि सारी चीज़ों का मतलब एयर से ही है, बट डिफरेंस क्या हो गया? एयर सिंपली हो गया और मूविंग एयर को हम विंड बोलेंगे। और वही मूविंग एयर की स्पीड जब बहुत ज़्यादा हो जाती है 200 किलोमीटर पर आवर या 250 किलोमीटर पर आवर, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है, जो टेरेबल होता है इंसानों के लिए। तो ये लेकिन मूवमेंट होती कैसी है? तो इसका सबसे पहला रीज़न है जो हमारी अर्थ है उसकी अनइवन हीटिंग। अर्थ है वो 23.5 डिग्री अनटिल्ट होती है अपने अक्ष पे, यानी कि झुकी हुई होती है इस टाइप से। जब सन यहाँ पे होता है, देखिए, जब उसकी यहाँ पे सन तो अपने जगह पे फिक्स है, तो जब अर्थ यहाँ पर है आप आसानी से देख सकते हैं जो नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, नॉर्थ पोल सन के ज़्यादा नज़दीक है जबकि साउथ पोल दूर है। तो यहाँ पर इसकी जो सन की जो रेस है डायरेक्ट पड़ रही, तो यहाँ पर गर्मी है, यहाँ पर ठंड है। उसी तरह से जब अर्थ मूवमेंट करते हुए इस एरिया पे पहुँचती है तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं नॉर्थ पोल अब दूर चला गया और साउथ पोल नज़दीक आ गया। तो साउथ पोल पे क्या है? हमारी गर्मी है और नॉर्थ पोल पे क्या है? ठंड ज़्यादा है। तो इसी तरह से
क्योंकि जो अर्थ का टोटल एरिया है, कहीं पर ठंड है, ऊपर वाले हिस्से में ठंड है तो नीचे वाले हिस्से में गर्मी है, या फिर नीचे वाले हिस्से में ठंड है तो ऊपर वाले हिस्से में गर्मी है। तो अनइवन हीटिंग से एक्चुअली होता क्या है, जब देखिए जब सन की रेस पड़ती हैं अर्थ पे तो जो लैंड होती है वो गर्म हो जाती है। इसलिए लैंड के ऊपर की जो भी एयर प्रेजेंट होगी, जैसे सपोज ये लैंड है, जब यहाँ पर सन की रेस पड़ेंगी तो यहाँ पर की जो भी एयर होगी वो हीट हो जाएगी, यानी कि गर्म हो जाएगी। और कोई भी चीज़ गर्म हो करके उसका वेट लाइट हो जाता है और वो ऊपर उठने लगती है। तो यहाँ की हवा क्या होने लग जाएगी, ऊपर उठने लग जाएगी और ये जगह खाली हो जाएगी। और जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो एयर का जो एक कैरेक्टर होता है वो स्थान घेरती है। इसलिए सपोज इधर की जगह पे ठंड है तो ये एयर यहाँ को ब्लो होने लग जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर की हवा इसको घेरने के लिए इधर आ जाएगा, इस स्थान को घेरने के लिए ये एयर राइजेस अप हो गई और इस जगह की एयर यहाँ आ गई तो विंड क्या करने लग जाती है, मूवमेंट करने लग जाती है। तो इसका क्या रीज़न हो गया, जो अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ है। और जो मूवमेंट करने का रीज़न, जो एक लॉजिक होता है, यही होता है कि जो एयर मूवमेंट करती है वो करती है हायर प्रेशर जहाँ पर होता है, यानी कि जहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी वहाँ पर हायर प्रेशर होगा, जहाँ पर ठंड कम होगी वहाँ पर लो प्रेशर होगा। और एयर की जो मूवमेंट होती है वो होती है हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखिए जब सन आता है, धूप पड़ती है तो एयर राइजेस, गर्म होके राइजेस अब हो जाती है तो वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। और जहाँ पर ठंड है वहाँ पर सन की रेस नहीं पड़ रही तो वहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा है तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसलिए जो एयर की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ये एक इसका फॉर्मूला है या एक कंडीशन है एयर ब्लो होने के लिए, ये हमारे माइंड पे रहना चाहिए। और हाई प्रेशर कहाँ होगी, जहाँ एयर ज़्यादा होगी। और लो प्रेशर कहाँ होगा, जहाँ पर एयर क्या होगी, एक्सपांड होगी। यानी और एक्सपांड कहाँ होगी, जहाँ पर राइजेस अप होगी। और राइजेस अप कहाँ होगी, जहाँ पर एयर क्या होगी, वो हीट होगी, यानी कि गर्म होगी। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अभी जो हमने सीखा कि मूवमेंट ऑफ एयर कैसे होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इस वजह इस जो अनइवन हीटिंग मैंने बताया था उसी के कारण एक बहुत अच्छी घटना होती है जो कोस्टल एरिया पे लोग रहते हैं, कि वहाँ पर एक लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती है। आइए जान लेते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा, लैंड ब्रीज यानी कि लैंड, जब हवा लैंड से सी की ओर जाती है। सी ब्रीज मीन्स जब सी की हवा लैंड की ओर आती है। और ये घटना दिन और रात में होती है। इसको समझ लेते हैं ये कैसा होता है। तो देखिए जब सन आता है, जब सन आता है, सन की रेज लैंड पे और सी पे दोनों में एक साथ पड़ती है। बट कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं जो एनर्जी को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कोई देर से एब्जॉर्ब करता है। तो लैंड एज कंपैरिजन टू सी जल्दी गेट्स हीटअप हो जाता है एज कंपैरिजन सी। ठीक है, जो हमारी लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है। अब लैंड गर्म हो गई तो यहाँ की हवा भी क्या हो गई, गर्म होकर के ऊपर उठने लग गई। लेकिन सी हमारा लैंड की तुलना में अभी ठंडाई है, तो जो यहाँ पर हवा है जो सी के ऊपर वो कैसी है, वो ठंडी ही है। तो वो इस जगह को भरने के लिए दिन के समय में क्या होता है, जो हवाएं हैं वो सी से लैंड की ओर चलती हैं। इसलिए वहाँ पर जो कोस्टल एरिया पे जो लोग रहते हैं उनके जो खिड़कियाँ दरवाजे जो होते हैं उनका जो एक फेस होता है वो सी की ओर होता है, क्योंकि दिन में वहाँ से बहुत अच्छी ठंडी हवाएं आती हैं। और इसके कंपैरिजन में जब रात को सन नहीं होता है, जब सन सेट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, देखिए ये भी साइंस का जैसा का एक रूल होता है, जो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो उसको रिलीज़ भी करेगा, और जो जितनी जल्दी एब्जॉर्ब करता है वो उतनी जल्दी ही रिलीज़ भी करेगा। इसलिए लैंड और सी में से एनर्जी लैंड ने जल्दी एब्जॉर्ब की थी तो रिलीज़ भी यही जल्दी कर देगा, तो और ये देर से रिलीज़ करेगा। तो देखिए तो रात के समय में लैंड क्या है,
ठंडी हो गई है, सी जबकि क्या है, गर्म है, इसलिए कहाँ की हवा गर्म होगी, सी के ऊपर की। तो जो सी के ऊपर की जो हवा है वो गर्म है और वो राइजेस अप होती है, ऊपर उठती है। जबकि लैंड ठंडी हो चुकी है, तो लैंड के ऊपर की हवा कैसी है, ठंडी है। तो ये हवाएं कहाँ को चलने लगती है, इस जगह को भरने के लिए लैंड से सी की ओर चलने लगती हैं। इसलिए रात के समय में वहाँ पर हवाएं क्या होती है, लैंड से सी की ओर चलती हैं, जबकि दिन के समय में हवाएं कहाँ से चलती है, सी से लैंड की ओर चलती है। तो ये जो घट्टा होती है वो कहाँ होती है, कोस्टल एरिया पे होती है। आई थिंक आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेन। रेन मीन्स वर्षा, यानी कि बारिश। अब देखिए ये कैसे होती है। जैसा कि आपको पता है कि जब दिन में सन आता है तो जितने भी लैंड वाटर बॉडीज़ हैं या फिर सी है, वहाँ से जो पानी है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और वो जल वाष्प या वाटर वेपर के रूप में जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है। क्योंकि दिन के टाइम पे क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि जो लैंड है वो गर्म होती है और जो एयर है वो राइजेस अप होने लग जाती है, ऊपर उठने लग जाती है। तो वो जो हवा ऊपर उठ जा रही है वो अपने साथ उस जल वाष्प या फिर वाटर वेपर को भी अपने साथ ऊपर लेकर जा रही है। ओके, यहाँ पर इवेपोरेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, जो भी वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा और हवा के साथ वो ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर जाने के बाद देखिए क्या होता है कि बहुत सारे, क्योंकि ऊपर मौसम कैसा है, वहाँ पर ठंडा है, तो जितने भी सारे वाटर वेपर हैं वो आपस में मिलते हैं और जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। कंडेंसेशन क्या होता है, जब वाटर वेपर ठंडे के कांटेक्ट में आता है तो वो अगेन वाटर में चेंज होना शुरू कर देता है, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। और वहाँ पे छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट बननी स्टार्ट हो जाती हैं, वो बड़ी बड़ी बूंदों का आकार लेने लग जाती हैं, क्योंकि वो आपस में सब एक साथ जुड़ जाती हैं। और जो भी हमारे वाटर में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो भी वहाँ पर चले जाते हैं और वो न्यूक्लियस का काम करते हैं। तो धीरे धीरे वही वाटर वेपर जब वो हैवी हो जाता है, ड्रॉपलेट हैवी हो जाती है, वही बारिश के रूप में फिर नीचे आना वो स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन कभी कभी कंडीशन क्या हो जाती है, जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन बन जाता है, यानी कि जो ड्रॉपलेट्स होती है वो फ्रोज़न हो जाती हैं और या फिर जैसे स्नो फॉल होने लगता है या फिर ओलावृष्टि होना शुरू हो जाती है। तो ये तो बात हो गई रेन की। अब बात कर लेते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन। ये सब के बारे में आप आई थिंक पहले से जानते होंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। जब भी एयर में हार्मफुल गैसेस आ जाती हैं जो ऑल लिविंग बीइंग्स के लिए हानिकारक होती हैं, उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। इसके मेनली जो कारण होते हैं वो होते हैं दो, जो एक तो होती है कॉजेज़ जो होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और ये दो गैसेस बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं जो निकलती हैं, जो भी हम कोल और पेट्रोलियम के जितने भी सारे जो प्रोडक्ट हैं उनका यूज़ करते हैं, जब उनका कंबसन होता है तो उनसे ये दो गैसेस रिलीज़ होती हैं जो हमारे लिए भी हार्मफुल हैं। प्लस यही गैसेस जब हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं तो एज़ यू नो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो प्रेजेंट रहता है। तो इसलिए जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन कर देता है तो यहाँ पर जो एक एसिड बनता है जिसे हम कहते हैं HNO3। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। और उसी तरह से जब सल्फर डाइऑक्साइड H2O से रिएक्शन करता है तो ये बना देता है H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। हालांकि इसकी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, बट यहाँ पर हम इतना ही जानेंगे। तो देखो हमारे एटमॉस्फेयर में दो ये एसिड बन गए हैं जो रेन के साथ नीचे आ जाते हैं और ये एसिड रेन बनाते हैं। ये क्या बना देते हैं, एसिड रेन। और इसी एसिड रेन से ही जो हमारी किसानों की फसलें हैं या फिर जो एनिमल्स उस रेन के कांटेक्ट में आते हैं या हम ही कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती है। हमारी स्किन जल जाती है, स्किन कैंसर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो क्रॉप्स वगैरह हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो ये सब कॉजेज़ हो गए एयर पॉल्यूशन की और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अब सब जो हम लास्ट बात करेंगे कि एयर पॉल्यूशन का हमें पता कैसे चलेगा। आपने एक वर्ड सुना होगा लाइकेन। लाइकेन क्या है, लाइकेन्स इज द सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी। ठीक है, तो देखिए जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे
नाइट्रोजन एंड सल्फ़र आ जाता है तो लाइकेन क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है नाइट्रोजन के, तो ये इसको एब्जॉर्ब करने लग जाता है। और क्योंकि लाइकेन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, लेकिन जब हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है तो ये नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा करने लग जाता है, जिससे धीरे धीरे लाइकेन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करेगा तो वो खाना नहीं बनाएगा एंड उसका कलर चेंज होने लगता है और उसके पत्ते बहुत ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है तो बहुत लोड उसमें आ जाता है, धीरे धीरे उनकी डेथ होने लग जाती है। इसलिए जो लाइकेन है एक प्रकार से वो एक सिंबल है, जब ये कलर चेंज करते हैं या जब इनकी डेथ होने लग जाती है कि हमारे जो एयर में एयर पॉल्यूशन या फिर जो भी हार्मफुल गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज की जो वीडियो है या वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी वाटर पॉल्यूशन के बारे में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।